जैसा कि अभी हम लोग एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं और एनसीईआरटी के अध्ययन में हम लोग क्लास 6 के जो है पार्ट नंबर 4 तक हम लोग देख चुके हैं और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5 का, चैप्टर नंबर 5 को, जो कि क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। ठीक, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी में ख़त्म कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी में ही चीज़ें चलेंगी। क्या है, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरे रहती है उसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी तरह की गैसें पाई जाती हैं। उसके बाद क्या है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। ठीक, जलमंडल के सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल, जलवाष्प, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, जलमंडल में ही क्या है, सम्मिलित हैं, समझते हैं। ठीक, क्या है कि जो हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या है कि परिमंडल, परि मतलब हमारे चारों ओर किस किस तरीके की क्या है, मंडल है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है पहले भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। भूमंडल क्या हुआ, ठोस परत जिस पे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। ठोस भाग जिस पे हम लोग क्या कहते हैं, रहते हैं, वो क्या है, भूमंडल है। ठीक है, वायुमंडल तो पृथ्वी का जो ये पृथ्वी के चारों ओर जो है गैसों का जो है एक आवरण जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और जलमंडल जो जहाँ पे जल है। ठीक है, सिंपल। स्थल है तो स्थल मंडल, वायु है तो वायुमंडल, जल है तो जलमंडल। उतना ज़्यादा हार्ड में नहीं जाना है। ठीक, बस इतना समझ के चलना है। स्थल है तो स्थल मंडल, जल है तो जलमंडल और वायु है तो वायुमंडल। अब इधर कुछ है, शब्दों की उत्पत्ति है। ग्रीक भाषा में जो है लिथास का मतलब होता है पत्थर, एटमास का मतलब होता है वाष्प और यूडोर का मतलब होता है जल। ठीक है, ये चूँकि ये अंग्रेजी नाम जो है ना, जैसे जो स्थल मंडल है उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो वही लिथोस जो है आया है लिथास से, उसका मतलब होता है पत्थर। उसके बाद जो वायुमंडल है वो एटमॉस्फेयर होता है, तो एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया वाष्प। ठीक है, और ह्यूडोर जो जलमंडल है, ठीक, हाइड्रोस्फीयर जिसको कहते हैं, वो उसकी उत्पत्ति हुई है किससे, ह्यूडर से। ठीक, ये सारे के सारे ग्रीक भाषा के शब्द हैं, तो उसको जलमंडल कहते हैं। तो अंग्रेजी नाम भी याद रखिएगा। स्थल मंडल का क्या होता है, जो भूमंडल है उसका नाम क्या होता है, तो लिथोस्फेयर। क्या होता है, लिथोस्फेयर। उसके बाद है एटमॉस्फेयर, हमारा वायुमंडल, और उसके बाद हाइड्रोस्फीयर। ये नाम याद रखिएगा। वही जो है लिथोस का जो है अर्थ होता है, लिथास का मतलब होता है पत्थर, एटमॉस का मतलब होता है वाष्प और ह्यूडोर का मतलब होता है, बस ये याद रखिएगा। एगो बायोस्फीयर होता है। ठीक, बायोस्फीयर क्या होता है कि ये बायोस से उत्पन्न हुआ है जिसका मतलब होता है जीवन। तो क्या होता है कि जहाँ पे स्थल मंडल, वायुमंडल, ठीक है, और जलमंडल, ये तीनों आकर के मिलते जो हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जीव मंडल का निर्माण होता है। ठीक, जहाँ पे लोग जीवित रहते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना। 3 चीज़ें, एक हमारा क्या है, स्थल मंडल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। एक हमारा हुआ वायुमंडल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक, और एक हमारा हुआ क्या, जलमंडल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और ये तीनों जहाँ पर आकर के मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, जीव मंडल कहते हैं। चीज़ें क्लियर। ठीक, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमंडल। ठीक है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, समझ चुके हैं। यह भूप्रपट्टी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना है। ठीक, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जहाँ पे जो जरूरी होगा ना वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो जरूरी नहीं है उतना हम लोग सीधे पढ़ के आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे क्या है, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, एक स्थल भाग हो गया और एक क्या हो गया, जल भाग हो गया। ठीक है, स्थल भाग को हम लोग महाद्वीप कहते हैं और जल भाग को हम लोग महासागरीय बेसिन कहते हैं। ठीक, महासागरीय खंड कहते हैं उसको, सिंपल सा। अब विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
विश्व के मानचित्र को देखने को बोल रहा है। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? जलभाग तो जुड़े हुए हैं, ठीक है, महासागरीय भाग जो है आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या सारे के सारे स्थल भाग जुड़े हुए हैं, ये पूछ रहा है। तो वो तो हम लोग देखेंगे मैप, तो उससे हम लोगों को पता चल जाएगा। समुद्री जल का तल सभी जगह समान रहता है, ठीक, समुद्री जल का तल जो है सभी जगह समान रहता है, ये याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिंद महासागर में जल का स्तर यहाँ रहेगा और प्रशांत महासागर में यहाँ रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक। स्थल की ऊंचाई को समुद्र के तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। समुद्र तल 0 है और उसके ऊपर जो है स्थल की ऊंचाई को हम लोग मापते हैं। अब यहाँ पे जो है एक ये है, इसको हम लोग घुमा लेते हैं और उसके बाद इसको स्टडी करते हैं। इसको जो है ना घुमा करके और आप लोग एक बार देख लेना बस इसको, ठीक है, एक बार बस। ये विश्व का मानचित्र है, इसको आप लोग देख लेना। बाकी हम लोग ये जो है लाइनें, ये जो है अक्षांश रेखा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा और ये हो गया हमारा क्या कर्क रेखा और ये मकर रेखा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, एक बार। बाकी जितना भी आप लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर हम ऐसे जूम आउट हो पाता है तो हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए सारे के सारे जितने भी जलखंड हैं वो सारे के सारे क्या हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। इसको देख लीजिएगा एक बार मैप में आप लोग अपने से। हम लोग आगे बढ़ जाएं, चलिए। अब देख लीजिए यहाँ से जो है उच्चावच स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे भूमंडल, ठीक है। अब भूमंडल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना है, 8,848 मीटर ऊंचा है, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा जो भाग है वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये चीज़ें जो क्या है इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये उच्चावच को दर्शा रहा है, सिंपल सा बस इतना समझ लीजिए। अभी क्या है कि जो भूखंड है उसका उच्चावच को दर्शा रहा है, ठीक। तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, उसका समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर है। और सबसे गहरा भाग अगर पूछे तो प्रशांत महासागर का मेरियाना क्या है, गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है, ठीक। चीज़ें क्लियर हो रही है ना, बस ये उच्चावच याद रखिएगा। ये 8,848 और ये 11,022, ठीक। सबसे ऊंचा जो है क्या है, माउंट एवरेस्ट विश्व का है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा, और सबसे नीचा अगर सबसे गहरा भाग पूछ ले तो क्या है, मेरियाना गर्त है। ये चीज़ें क्या हैं याद रखने वाली हैं, याद रखिएगा, ठीक। कौन कौन, माउंट एवरेस्ट और मेरियाना गर्त। आगे बढ़ जाइए। समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है, इतना तो शायद ही कोई सोचा होगा, ठीक। आगे महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। भूखंड पढ़ रहे थे तो भूखंड की ऊंचाई के बारे में, उच्चावच के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में, ठीक। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन, एशिया, ठीक, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और कोई छूट गया क्या, हाँ, अफ्रीका हो गया आपका, ठीक। और क्या है, उत्तरी अमेरिका हम लोग देख चुके हैं, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और एक छूट गया अंटार्कटिका, ठीक है। ये चलिए आ जाइए। अब महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि द्वारा एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ये महाद्वीप कौन कौन हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। बेकार में हम लोग आगे बढ़ गए थे, ठीक। तो ये 7 हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। बस चीज़ें क्लियर। अब विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है,
ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थल का बड़ा भाग पाया जाता है। ठीक, आगे क्या है, एशिया। अब देख लेते हैं, अलग अलग कुछ कुछ होगा विशेषता। एशिया जो है विश्व का सबसे महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग है। 1/3 भाग क्या है, एशिया है। ठीक, सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। महाद्वीप क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है। हम लोग पढ़ चुके हैं, अक्षांश और देशांतर पढ़ चुके हैं, तो उतना ज़्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं हो रहा होगा, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, आगे क्या है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। ठीक, तो एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है जो इसको क्या करता है, यूरोप से अलग करता है। ठीक, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। ठीक, यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं हम लोग, यूरोप कहते हैं। सिंपल सा समझिए, एशिया क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा क्या है, क्षेत्रफल में क्या है, 1/3 है। ठीक है, पूरे विश्व का मतलब पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का क्या है, 1/3 भाग है। ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है। पूछ सकते हैं ना कि किस गोलार्ध में, तो पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ठीक है, और एशिया के जो है पश्चिम में कौन सा पर्वत है, तो यूराल पर्वत है जो कि इसको यूरोप से अलग करता है। आगे क्या है, यूरिया कहते हैं। यूरोप और एशिया के जो है संयुक्त भूभाग को हम लोग कह देते हैं यूरेशिया। सिंपल सा समझ लीजिए। आगे क्या है, यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है, लेकिन उतना ज़्यादा भी छोटा नहीं है। सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है, वो हम देखेंगे। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक, ये एशिया है, इसके पश्चिम में स्थित है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है। एशिया से कौन सा गुजरता था, कर्क रेखा गुजरता था। ठीक, कर्क रेखा जिसका अगर अक्षांश पूछे तो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लेकिन इसका क्या कह रहा है, आर्कटिक वृत्त होकर के, आर्कटिक वृत्त जो है इससे गुजरता है, जिसका जो है अक्षांश कितना है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक, और 3 तरफ से जब जल से घिरा होता है जो स्थलखंड, उसको हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक, यूरोप हो गया। अब अफ्रीका के बारे में हम लोग देखते हैं। अफ्रीका, ठीक, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा महाद्वीप कौन है, अफ्रीका है। विषुवत वृत्त, ठीक, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप को लगभग आधे से होकर के गुजरता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि कर्क रेखा जो है, पढ़े या नहीं पढ़े हैं, फिर भी बतला देते हैं। जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग आधा भाग में, मतलब आधा काटता है, बीचों बीच गुजरता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, वो जो है अफ्रीका को लगभग क्या करता है, बीच से होकर के गुजरता है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग किस में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा गुजरती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अफ्रीका। ठीक, और क्षेत्रफल के हिसाब से इसका दूसरा स्थान है, ये भी याद रखिएगा। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कहाँ है, अफ्रीका में है। ठीक है, यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि चारों ओर से कौन सा महाद्वीप जो है समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है, तो अफ्रीका घिरा हुआ है। आगे क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है अफ्रीका से होकर के गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किससे होकर के गुजरती है, एनसीईआरटी कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है। ठीक, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किससे होकर के गुजरती है, तो अफ्रीका से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में जो है, विषुवत वृत्त,
इसके किन किन भागों से होकर के गुजरती है वो बोल रहा है कि मैप में बतलाने के लिए, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पहला पढ़े हैं एशिया, दूसरा पढ़े हैं क्या यूरोप, और तीसरा पढ़े हैं हम लोग क्या अफ्रीका। ठीक है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, एशिया से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, उसके बाद जो यूरोप है उससे कौन रेखा गुजरती है, तो आर्कटिक वृत्त गुजरती है। अफ्रीका से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपका तीनों रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। आगे क्या है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एक नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका और तीसरे नंबर पे क्या है, उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, यह दक्षिणी अमेरिका से जो है एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पनामा संधि कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ आ जाइए, पनामा जो है स्थल संधि कहा जाता है, वो तो हम देख चुके हैं। क्या है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, पूरी तरीके से किधर है, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब पूछ रहा है कि क्या आप उसका नाम बतला सकते हैं, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा मैप, फिर से हम लोग मैप में जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैप जो है हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ देख लीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग इधर देख लें दक्षिण अमेरिका, उसके बाद एक चीज़ और देखेंगे उधर जो विशेष जानकारी है, सोचिए। आगे क्या है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इसका अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, याद रखिएगा, किधर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर हैं, उसके नाम आप लोग बतला दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा मैप, आप लोगों को पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी है वो चीज़ें। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज है, ठीक, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, याद रखिएगा। ठीक, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो एंडीज है। कौन सी है, एंडीज है, एंडीज। ठीक है, जो इसके उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक फैली हुई है। ठीक है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैली हुई है। अब दक्षिण अमेरिका में जो विश्व का सबसे लंबा, सबसे बड़ा नदी बेसिन अगर कहा जाए तो वो है अमेजन। ठीक है, नदी बेसिन या सबसे बड़ी अगर नदी की भी बात करें तो वो अमेजन नदी है। तो वो क्या है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, और इसका बेसिन जो है वो भी विश्व में क्या है, 1 नंबर पे है। आगे आ जाइए, आगे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है, पूरी तरीके से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरीके से किधर है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देख लीजिए कुछ इस तरीके से, एशिया जो है ये उत्तर में है, फिर इधर यूरोप है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग क्या पढ़े हैं, अफ्रीका यहाँ पे है, फिर यहाँ पे देख लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक, पूरी तरीके से किधर है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो उत्तरी अमेरिका था 3 तरफ से घिरा हुआ था। ठीक, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। चारों ओर क्या है, पानी है, तो उसको क्या कहेंगे, द्वीप। होता है ना कि जैसे कि कोई चारों ओर से जल है और बीच में कोई स्थलखंड है, उसको द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये महाद्वीप है, ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अब आ जाइए इधर क्या है, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार की अस्थायी मानव निवास नहीं है, क्योंकि देखो मानव वहीं रह सकता है जहाँ उनके रहने के लिए अनुकूल क्या हो, परिस्थिति हो। बर्फ में कौन जाएगा रहने के लिए,
भी पूरा का पूरा बर्फे रहे। आगे, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं, जिसके नाम क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे देशों के शोध केंद्र स्थित हैं और भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पे स्थित हैं, जिसका क्या नाम है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। ठीक, तो ये सारे के सारे हम लोग 7 महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, एशिया, उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। याद रहेगी, जो भी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं वो सारी चीज़ें याद तो रहेगी ना। ठीक, अब आ जाइए एक बार रिवीजन कर लें क्या, तेजी में चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देख लीजिए, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 1/3 पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इससे होकर के गुजरती है। उसके बाद क्या है, जो यूरोप है उससे यूराल पर्वत से क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, उसके बाद यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को हम लोग यूरेशिया कह देते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर, इतना चीज़ें याद रखिएगा। ठीक, आगे क्या है, यूरोप के बारे में। यूरोप क्या है, एशिया, मतलब यूरोप एशिया से जो है छोटा है, लेकिन उतना भी छोटा नहीं है। सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। एशिया के पश्चिम में है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है और 3 तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। 3 तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका क्या है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इससे होकर के 3 रेखाएं, विषुवत रेखा, ठीक है, मकर रेखा और कर्क रेखा गुजरती है। 3 रेखाएं होकर क्या होती हैं, गुजरती है। सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान, वो क्या है, यही है, अफ्रीका में ही है। ठीक, आगे क्या है कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है, नील नदी, वो अफ्रीका से ही होकर के गुजरती है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका हम लोग पढ़े हैं। ये भी क्या है, 3 तरफ, ये क्या है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, शायद हम उत्तरी अमेरिका को 3 तरफ से घिरा हुआ बोल दिए थे। उत्तरी अमेरिका नहीं है, क्या है, यूरोप है। ठीक, यूरोप। ठीक, 3 तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। यूरोप है 3 तरफ से घिरा हुआ। अगर बाय मिस्टेक अगर हो गया होगा, उत्तरी अमेरिका अगर बोल दिए होंगे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यूरोप घिरा हुआ है 3 तरफ से। उसके बाद क्या है, उत्तर अमेरिका। ठीक, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, दक्षिणी अमेरिका जो है, ये जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी जो अमेरिका है उससे पनामा जल संधि से क्या होता है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, पनामा जल संधि से। अब स्थल संधि, जल संधि क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। स्थल संधि क्या होता है, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे संकरा भाग है स्थल का, जो कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि। उसी के साथ एक जल संधि भी होता है, ये पढ़ लेते हैं। जल संधि पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ता है। ठीक है, जो 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इसको जोड़ने वाला ये, ठीक है, जल संधि है। ठीक, चलिए बाकी दक्षिण अमेरिका हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। आगे क्या है, एंडीज पर्वत जो है इसके उत्तर से लेकर के दक्षिण में फैली हुई है, जो कि विश्व की सबसे लंबी क्या है, पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद पूरी के पूरी तरीके से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में घिरा, दक्षिणी गोलार्ध में है। और क्या है कि चूँकि चारों तरफ से महासागरों से और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक, आगे है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में बस एक याद रखिएगा, चूँकि दक्षिणी गोलार्ध में है और ध्रुवीय प्रदेश में है, बर्फ़ जमी रहती है। और शोध केंद्र जो है यहाँ पे हैं, तो भारत के जो 2 शोध केंद्र हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये याद रखिएगा। ये भूखंड हो गया हमारा समाप्त। अब आते हैं किस पे, जलमंडल पे। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके 71 भाग पे क्या है, 71% भाग पे क्या है, जल है।
और 29% भाग पे क्या है, स्थल है। ठीक, जलमंडल में जल के सभी रूप आते हैं। ठीक है, चाहे वो महासागर हो, नदी हो, झील हो, चाहे हिमनदियाँ हो, भूमिगत जल हो, या फिर वायुमंडल में जो वाष्प है, जल वाष्प है वो हो। ठीक है, अब पृथ्वी पे पाए जाने वाले जल का 97% जो भाग है वो कहाँ पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। 97 रहता है, कहीं पे सारे 97 हो जाता है। ठीक है, तो 97.5 या फिर 97 ये वैरी करते रहता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इतना प्रतिशत भाग जो जल है कहाँ पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। और बाकी आपका कितना बच गया, 2.5% भाग, वही क्या है, अलवणीय जल है। और इसमें 2.5% का भी जो है, मतलब 2.5% का भी जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो बर्फ के रूप में है, हिमनद के रूप में है। महासागरों में जो पाया जाता है जल वो इतना ज़्यादा खारा होता है कि हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। ये जो है एक बना दिया गया है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, और ये जो जुड़ा हुआ है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पनामा स्थल संधि कह रहे हैं। और ये आपका आ गया क्या, अंटार्कटिका। ठीक है, जहाँ पे शोध स्थल है। बाकी सारी चीज़ें क्लियर। ठीक, तो पढ़ रहे थे हम लोग किसके बारे में, महासागर के बारे में। तो महासागर का क्या क्या पढ़े हैं कि जो पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है उसका 97% भाग जो है जल का वो कहाँ पाया जाता है, तो महासागरों में पाया जाता है। और वहाँ का जल क्या है, खारा है, जो कि हमारे उपयोग में नहीं आ सकता है। ठीक है, शेष जल का बहुत बड़ा भूभाग जो है बर्फ की परतों एवं हिमनदियों के रूप में तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक, जल का बहुत कम भाग जो है अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जिसमें लवण नहीं हो। ठीक, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह होने के बावजूद भी क्या होती है, पानी की कमी हम लोग महसूस करते हैं। थोड़ा सा महासागर के बारे में पढ़ लें। महासागर जलमंडल का क्या है, मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। ठीक है, क्या क्या, तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धारा। ये 3 क्या हैं, गति हैं किसकी, महासागरीय जल की, याद रखिएगा। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर इस प्रकार हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, इसको दक्षिण महासागर को अंटार्कटिक भी कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत। प्रशांत के बाद अटलांटिक। अटलांटिक के बाद कौन है, सॉरी ये दक्षिण महासागर, और सॉरी हाँ, अटलांटिक के बाद कौन हो गया, हिंद महासागर। उसके बाद दक्षिण महासागर और उसके बाद आर्कटिक महासागर। बस याद रखिएगा इतना। ठीक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, उसके बाद दक्षिण और उसके बाद आर्कटिक, याद रखिएगा। आगे क्या है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, यह पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला हुआ है, याद रखिएगा। जो हम लोग पढ़े थे एशिया महाद्वीप, उसमें भी पढ़े थे 1/3 भाग जो क्षेत्रफल है स्थलखंड का, पृथ्वी के पूरे स्थलखंड का, उसका 1/3 भाग क्या है, एशिया है। उसी तरीके से यहाँ आ जाते हैं प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे जो गहरा भाग जो है मेरियाना गर्त, वो भी कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेरियाना गर्त कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर लगभग क्या है, वृत्ताकार है। ठीक, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही है। प्रशांत महासागर लगभग क्या है, वृत्ताकार है। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर क्या हैं, स्थित हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा
कि एस अक्षर के आकार का है, एस अक्षर के आकार का है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि एस आकार का जो है कौन सा महासागर है, ठीक है, तो वो क्या है, अटलांटिक महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, किधर है, पश्चिमी किनारे पे क्या है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। पूर्वी किनारे पे क्या है, यूरोप और अफ्रीका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। ये हुई बात। आगे, अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक क्या है, तंदुरित है, ठीक, यह अनियमित और दंतुरित, यह अनियमित तथा दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए क्या है, आदर्श स्थिति है, ठीक है। मतलब क्या है कि समझिए, पिक्चर से समझिए, देखिए ये जो है, ये इस तरह की आकृति को हम लोग कहते हैं दंतुरित, ठीक है। यानी कि कोई स्थलखंड का, जो मान लीजिए कि ये महासागर है, स्थलखंड का ये निकला हुआ है, तो यहाँ पे जहाज जो है ना आराम से पहुँच सकता है, बस ये कह रहा है। इसी को कहते हैं दंतुरित तटरेखा, अब एकदम इधर उधर निकला हुआ है। अब देखिए, दंतुरित तटरेखा है जो कि क्या है, पोताश्रय और पत्तन के लिए क्या है, आदर्श स्थिति है। आगे क्या है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर भी क्या है, यही है, कौन सा, अटलांटिक महासागर। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग क्या है, त्रिभुजाकार है, ठीक। इसके जो, अच्छा ये चीज़ें जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो एक विश्व का जो है ना मैप, वर्ल्ड मैप आप लोग कहीं बगल में निकाल करके रखिएगा, ठीक है। क्या है, इसके उत्तर में एशिया है और पश्चिम में क्या है, अफ्रीका है और पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। इस तरीके से है, मतलब त्रिभुजाकार लगभग है ऐसे, ठीक। तो क्या है कि इसके जो है उत्तर में क्या है, आपका एशिया है, ठीक है। पश्चिम में आपका अफ्रीका है और पूर्व में, इधर पूर्व में जो है आपका, इधर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। अब क्या है, दक्षिण महासागर या फिर अंटार्कटिका महाद्वीप के क्या है कि दक्षिण महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से क्या करता है, घेरता है, ठीक। यह अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि उत्तर की ओर, महाद्वीप से उत्तर की ओर जो है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। चीज़ें क्लियर हुई ना। आगे क्या है, आर्कटिक फिर से इसका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है, यह उत्तरी ध्रुव वृत्त के चारों ओर फैला है, ठीक है। क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है और उत्तरी ध्रुव वृत्त के चारों ओर फैला हुआ है। कौन, आर्कटिक महासागर, ठीक है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसके क्या कहते हैं, जिसको बेरिंग जल संधि कहा जाता है, ठीक है। यह उत्तरी अमेरिका और के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया से घिरा हुआ है। अब समझिए क्या क्या है, हम लोग कितने पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं। सबसे पहला क्या पढ़े हैं, प्रशांत महासागर, ठीक है। उसके बाद पढ़े हैं अटलांटिक, उसके बाद पढ़े हैं हम लोग हिंद महासागर, और हिंद महासागर के बाद हम लोग पढ़े हैं दक्षिण महासागर, और लास्ट में हम लोग पढ़े हैं क्या, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि सबसे क्या है, बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, और विश्व का सबसे गहरा भाग जो है मेरियाना गर्त कहाँ पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे बड़ा महासागर है, 1/3 भाग पर फैला हुआ है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। सबसे गहरा भाग, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर हैं, ठीक है। बस इतनी चीज़ें याद रखिएगा,
आगे क्या है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर तो एस आकार का कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पश्चिमी किनारे पर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि इसके जो पश्चिमी किनारा है इधर आपका क्या मिल जाएगा, उत्तर और दक्षिण अमेरिका मिल जाएगा, और इधर आपका यूरोप और अफ्रीका मिल जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद पूछ लेगा कि दंतुरित तटरेखा, यानी कि जो तटरेखा है बहुत ज़्यादा दंतुरित किस महासागर में पाया जाता है, तो वो क्या कहेंगे हम लोग, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, किस में पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में। अब ये जो है देख लीजिए, इस आकृति को हम लोग दंतुरित कहते हैं। ठीक, और जो चूंकि क्या है, ये क्या है, पोताश्रय और पत्तन के लिए क्या करती है, आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे व्यापार क्या होगा ही होगा और बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए क्या है, व्यापार की दृष्टि से ये क्या है, सबसे ज़्यादा व्यस्त है। कौन, अटलांटिक, याद रखिएगा। ठीक, हिंद महासागर, देखिए एक बार सुने रहिएगा ना, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ से आप लोग छाट सकते हैं बेहतर तरीके से। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जो कि किस देश के नाम पे पड़ा है, तो भारत देश के नाम पे पड़ा है। लगभग क्या है, त्रिभुजाकार है। लगभग क्या है, त्रिभुजाकार है। उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, बस सिंपल सा। आगे क्या पढ़े हैं, दक्षिण पढ़े हैं क्या, दक्षिण महासागर, जो कि क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या करता है, चारों ओर से घेरता है, और इस महाद्वीप के यानी अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, बस इतना समझ लीजिए। आगे क्या, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है। इम्पोर्टेंट कौन है, अटलांटिक महासागर जो है वो इम्पोर्टेंट है, प्रशांत महासागर इम्पोर्टेंट है, और हिंद महासागर चूँकि अपने लोग भारत के क्या है, भारत में रहते हैं, तो हिंद महासागर क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे क्या है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर क्या है, फैला हुआ है। प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ, प्रशांत महासागर से जो जुड़ा हुआ है, बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आर्कटिक महासागर जो है प्रशांत महासागर से जुड़ा है, किसके द्वारा, तो बेरिंग जल संधि के द्वारा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। उतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ है नहीं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। जरूरी है भाई, उसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक, यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल में हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। मतलब ओवरऑल कहें तो हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग फैला हुआ है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट है कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर जो है 5 परतों में बांटा गया है। TRE 1 का जब एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था यही कि ऊपर मतलब नीचे से लेकर के ऊपर में एक क्रम में जो है सजाइए। तो सबसे पहला परत जो है क्षोभ मंडल कहलाता है, दूसरा परत जो है समताप मंडल कहलाता है, तीसरा मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहलाता है। ठीक है, क्या क्या, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहलाता है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में मुख्यतः जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। ठीक है, आयतन के अनुसार अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो 78%, लगभग 78% पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है, राउंड फिगर में बतलाया गया है। ठीक है, लगभग 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है ठीक ऑक्सीजन 21%, और बाकी जो है उसके बाद जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं। ठीक, तीसरे नंबर पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, और उसके बाद चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, और बाकी उसके बाद जो है
सारी गैसें आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहला नंबर पर नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद आर्गन और उसके बाद बाकी गैसें। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन की मात्रा 1% है। ठीक है, मतलब बाकी जितनी भी गैसें हैं उसकी मात्रा 1% के लगभग में है। ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सांस लेने में करते हैं। ठीक, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है। पढ़े थे पहले चैप्टर में कि जो शुक्र जो ग्रह है वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन जो पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा होती है उसको अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी क्या होता है, गर्म बना रहता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा तो पृथ्वी ज़्यादा गर्म होगा, और ज़्यादा गर्म होगा तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, यह पौधों की वृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक। चूँकि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। आगे क्या है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी क्या आती है, भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो वायुमंडल का जो घनत्व होता है कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। वायुमंडल का घनत्व कहाँ होता है, समुद्री तल पर बहुत ज़्यादा घन होता है, सबसे अधिक घनत्व होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी से घटता जाता है। ऊपर की तरफ आप जाइए तो वायुमंडल का घनत्व क्या होता है, घटता जाता है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा में घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। याद रखिएगा, तो जो वायुमंडल का जो घनत्व है, वायु का घनत्व, वो समुद्री तल जो होता है उस पर सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई में आगे बढ़ते जाते हैं घनत्व क्या होता है, कम होता जाता है। बस इतना चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी क्या होता है, घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ठीक, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। ठीक है, वायुमंडल दबाव जो है वो अलग अलग होता है, याद रखिएगा। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दाब महसूस होता है। ये क्षेत्र पर डिपेंड करता है, कहीं वायु दाब बहुत ज़्यादा है, कहीं वायु दाब कम है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। याद रखिएगा, वायु किधर बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की। कहीं भी निम्न दाब हुआ वायु जो है उसके तरफ चलने लगेगी। ठीक है, गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। याद रखिएगा, पवन किसको कहा जाता है, तो गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है। तो क्या क्या पढ़े हैं हम यहाँ पे, एक बार रिवीजन कर लें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की जो परत है, ठीक है, उसको वायुमंडल कहा जाता है। उसके बाद क्या है, वायुमंडल उपयोगी है ये तो जानते हैं, 1600 किलोमीटर तक क्या है, वायुमंडल है हमारा। और जो इसके परत हैं जो क्रम वाइज हैं उसके अनुसार क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। याद कीजिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक, अगर इसका हो ट्रिक तो देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, ये आर्गन है, और बाकी उसके बाद बाकी की गैसें हैं। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। उसके बाद क्या है, वायुमंडल घनत्व। वायुमंडल घनत्व में क्या होती है, ऊंचाई के साथ जो है इसकी घनत्व में क्या आता है, भिन्नता आती है। उसके बाद क्या है कि जो समुद्री तल होता है वहाँ पे सबसे अधिक घनत्व होता है। कहाँ पे सबसे अधिक घनत्व होता है, समुद्री तल पे। और जैसे जैसे आप ऊंचाई में बढ़ते जाइए जो घनत्व है वायु का वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, अब आगे आइए। अब तापमान घटता है, हाँ ये तापमान में थोड़ा सा वैरी करता है, इसको हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, अब वायु दाब है। वायु दाब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहती है। वायु
पवन किसको कहा जाता है, तो गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। बस बात खत्म है, इतना चीज़ें। अगले क्लास में हम लोग याद देखेंगे कि तापमान कैसे कैसे घटता बढ़ता है अलग अलग परतों में। अभी सिर्फ उसके जो क्रम वाइज नाम हैं वो याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, जीव मंडल। जीव मंडल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि क्या है, जहाँ पे तीनों मतलब क्या, ये स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिल करके जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, जिस क्षेत्र में मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। वही चीज़ होगा यहाँ पे, देखिए जीव मंडल स्थल, जल तथा वायु के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद होता है। यह जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि जितने भी जीव हैं वो जीव मंडल से तो जुड़े हुए ही हैं, यानी कि अपने आसपास के वातावरण से तो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे जीव पे भी क्या है, जुड़े हुए, एक दूसरे जीव से भी क्या है, जुड़े हुए हैं। आगे क्या है, जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। ठीक है, पृथ्वी के तीन परिमंडल कौन कौन, स्थल, जल और वायु। ठीक है, ये तीन परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों मंडल एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण दिया गया है, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढालुआ भाग है उस पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग जो है डूब गया है। ठीक है, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं ना दूरस्थ बिंदु, उत्तर में क्या पढ़ते हैं, इंदिरा कॉल, दक्षिण में पढ़ते हैं इंदिरा पॉइंट। तो जो इंदिरा पॉइंट वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या हो चुका है कि डूब चुका है फिलहाल में। ठीक है, झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक वो नहीं बचा है। बस वही सारी चीज़ें हैं। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। सिंपल सा समझिए, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जो ये तीन परिमंडल है ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे स्थल मंडल पर पेड़ कट रहा है, उसका प्रभाव किधर पड़ रहा है, वायुमंडल पे पड़ रहा है। ठीक है, स्थल मंडल पर गंदगी बढ़ रहा है, वहाँ से पानी जाकर के जलमंडल को खराब कर रहा है, तो किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा ही करेगा। बस इतना सिंपल सा समझिए। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। वही स्थल का काम हो रहा है, लेकिन प्रभावित कौन हो रहा है, वायुमंडल हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे ही क्या कहा जाता है, भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग की क्या है, आवश्यकता है। यानी कि जितने भी क्या हैं संसाधन, उनका एक क्या होना चाहिए, सीमित उपयोग होना है। ऐसा नहीं कि बस आंख मूंद करके आप बस उपयोग करते जा रहे हैं जिधर मन है जो है। चूँकि पृथ्वी क्या है, हमारे जीवन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम लोगों को उपलब्ध कराता है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी पृथ्वी की आवश्यकताओं की, मतलब पृथ्वी बची रहे, इसका ख्याल तो हमें ही रखना पड़ेगा ना। अब हमारे घर की सफाई हम ही करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि दूसरा कोई आकर के करेगा। तो पृथ्वी हमारा घर है भाई, तो इसको अच्छा रखने का काम, इसको साफ रखने का काम हमारा ही होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे कहने का मतलब पर व्यक्ति का है। ठीक, सारे व्यक्ति अपने अपने स्तर पर प्रयास करें तभी हो सकता है। ये नहीं कि मतलब ठीक है इसके लिए गली को साफ करने के लिए है ही तो वो करेगा, अपना भी कुछ जिम्मेवारी बनता है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर है वो कर लेते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन हैं, तो 4 परिमंडल कौन कौन हैं। पहला आपका हो गया क्या, स्थल मंडल। ठीक है, दूसरा क्या है, स्थल मंडल। उसके बाद जलमंडल, वायुमंडल
और उसके बाद क्या है, जीव मंडल। ठीक है, ये हो गया। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के नाम लिखिए। 7 महाद्वीप हैं, कौन कौन है? एशिया है, यूरोप है, यूरोप के बाद क्या है, अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद आपका क्या था, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद एक पढ़े थे क्या, अंटार्कटिका। ठीक, आगे क्या है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। किधर है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में एक क्या था, दक्षिण अमेरिका था, दक्षिणी अमेरिका था, और एक क्या था, ऑस्ट्रेलिया था। वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम लिखिए। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 71% भूभाग पे क्या है, जल है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? ये समझिए, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या है ना कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल जो है ज़्यादा है, स्थलीय खंड ज़्यादा, इसलिए इसको स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, याद रखिएगा। जीवित प्राणियों के लिए वायुमंडल क्यों जरूरी? सांस लेने के लिए भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वायु के बिना तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह पाते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो यूराल, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका किससे जुड़ा हुआ है? तो स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्थल संधि से जुड़ा हुआ, क्या का नाम क्या है? पनामा। वायुमंडल में किस गैस का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का। वायुमंडल का कौन सा भाग ठोस चट्टान से बना हुआ है? तो ठोस चट्टान से बना हुआ है हमारा थलमंडल यानी स्थल मंडल। आ जाइए, क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है। आइए इधर बनाते हैं अब हम लोग कुछ। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन है? तो मेरियाना गर्त है, जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर। डैश प्रशांत महासागर का एक देश, डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया, तो हिंद महासागर का। डैश स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है, तो जीव मंडल। उसके बाद क्या है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप एक साथ क्या कहे जाते हैं? तो यूरेशिया कहे जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखल कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर है। चलिए आगे पूछे, बस इतना ही क्वेश्चन था। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सिंपल क्या है, परिमंडल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। क्या क्या है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल के बारे में हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में। चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले चैप्टर पे आते हैं जल्द ही।